हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि 4 नवंबर का तीनों शिफ्ट होगा एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम समाप्त हो चुका है। और आपने यदि एनालिसिस किया होगा तो आपको कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि अब हमारे आने वाले शिफ्टों में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे आपका साथियों जीके जीएस या इंग्लिश हो, चाहे आपका पहला सेशन मैथ रीजनिंग हो। यदि हम साथियों पहला सेशन की बात करते हैं कि मैथ रीजनिंग कि किस तरह का आज तीनों शिफ्टों में सॉल्व पूछे गए थे, तो टोटल साथियों देखिए 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से रीजनिंग का 20 क्वेश्चन था, मैथ का 20 क्वेश्चन। तो यदि आपका बेसिक क्लियर है साथी, तो आप 40 क्वेश्चन में से आराम से 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और सेकंड सेशन की बात करें कि आज तीनों शिफ्टों में जो जीके प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखिए 18 से जो साथियों 17 से 18 क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के आए थे। यदि जिनका एग्जाम हुआ होगा एक बार जरूर फीडबैक दीजिएगा साथी कि आपका पेपर कैसा गया था। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होना उनको थोड़ा सा साथियों बेनिफिट हो सकता है। और हम आज की सेशन में जो साथियों तीनों शिफ्टों के आधार पर संभावित 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी 50-50 आपका जो क्वेश्चन होगा ना अलग अलग टाइप के होने वाले, तो उनसे ये आइडिया आपको लगेगा। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला, ये सेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की तीनों शिफ्टों पे साथियों टोटल 50 क्वेश्चन को हल करेंगे और लक्ष्य आपका सिर्फ 50 में से 50 याद करने का रहेगा। और साथ ही हम बता दें कि आज जिस तरह से जीके जीएस आज तीनों शिफ्टों में सॉल्व पूछे गए थे ना, तीनों शिफ्टों की बात करें, सेकंड सेशन जो सेकंड शिफ्ट का था साथियों पेपर, वो थोड़ा सा साथियों मीडियम लेवल का था और थर्ड शिफ्ट का भी थोड़ा सा था। लेकिन देखिए फर्स्ट शिफ्ट का आज साथियों थोड़ा सा करने लायक सवाल था। जिनका एग्जाम रहा होगा वो तो काफ़ी मतलब कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि उनका प्रीवियस ईयर प्लस जो बेसिक क्लियर है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होंगे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में ये ध्यान देंगे साथी कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। टारगेट हम लोग का बन चुका है साथी 1 ही नवंबर से कि 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्लास की टाइमिंग डेली हमारी सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर 12:30 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे। भाई इंग्लिश तो आपको बताना ही भूल गया किस तरह से आज आया था। भाई इंग्लिश का देखो 21 सवाल डायरेक्ट आपका प्रीवियस ईयर का आए थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं आता है, बिल्कुल 100% था साथियों। पूरा आपका कम से कम 3 साल प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेंगे भाई ना, वहीं से सारे सवाल आ रहे हैं, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना 50 में से 50 टारगेट है, याद रखिएगा। जरूर बताइए स्कोर कितना आपने सही किया। पहला प्रश्न देखिए, रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? रिखमपदा नृत्य का संबंध साथी अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सुग्गी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, अलूना काबुनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित रखती हैं? तो अलूना काबुनी साथी ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या पूछा था सवाल आपसे कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य शैली की प्रतिपादक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, पंडित स्वपन चौधरी ये कौन से यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित जो स्वपन चौधरी है ये साथियों तबला यंत्र से जुड़े हैं, तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, गुरु वायुअर एक दसीय भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथी जो गुरु वायुअर है एक देशीय है जो कि भारतीय के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथियों केरल राज्य के हैं। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो साथ ही याद रखिए सोलुंग उत्सव जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश द्वारा मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आने वाले शिफ्टों के लिए। तो फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? याद रखिएगा 1930 में हुआ था। यहां से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो साथी जो कुश्ती मैट की मोटाई होती है लगभग ये 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। जो कुश्ती मैट की मोटाई होनी चाहिए साथी वो लगभग आपका 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितने इंच होती है जो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है? बताइए साथी। 28 इंच होनी चाहिए साथी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये सवाल आपके पेपर में एक बार पूछ दिया है इसी समय, इसी एग्जाम में 2024 वाले जो इस समय फिलहाल में रनिंग में है एग्जाम। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो इन द आफ्टरनून जो ऑफ टाइम पुस्तक है ये साथियों हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। डैश किसका चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकास्म यानी मोनोलिथिक संरचना है? तो किसकी साथियों है जो कि चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकास्म यानी मोनोलिथिक संरचना है? तो साथी याद रखिए एलोरा की चट्टान गुफा मंदिर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 किस टाइप का पूछा था? जंजीरा किला ये किस राज्य के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? तो जंजीरा किला जो साथी ये महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो बी ऑप्शन महाराष्ट्र बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं किस टाइप का पूछा था। 14 नंबर देखिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए भारत ने साथ ही पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो कि ये किया था चीन देश के साथ। ये आपसे डेट पूछेगा कि कब किया था, तो 29 अप्रैल याद रखिएगा, 29 अप्रैल 1954 को किया था। आपके पेपर में पूछेगा कि पंचशील संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, किस वर्ष में किए थे, किस डेट को? तो 29 अप्रैल 1954। किस देश के बीच हुआ था पंचशील समझौता? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। स्वास्थ्य साथी योजना के तहत कितना राशि प्रदान किया जाता है? तो साथी याद रखिए जो स्वास्थ्य साथी योजना है इसके तहत टोटल आपका कितने राशि प्रदान किए जाते होंगे? सोचिए एक बार आप लोग, तो 5 लाख रुपए। याद रखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। एकल यानी सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? जो साथी सिंगल होता है बैडमिंटन, एक एक प्लेयर हो जो खेलते हैं ना, उसकी जो कोर्ट की लंबाई होती है वो कितनी मीटर होती है? तो याद रखिए दोस्तों 13.40 मीटर होती है, 40 मीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से याद हो रहे होंगे, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे और यहीं पे आपको याद हो रहे हैं क्योंकि एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को साथ ही देखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो गुप्त शासक में से जो साथियों लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथी बताइए जो मामल्लपुरम का तटीय मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिए पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि जो कीर्ति थे साथी याद रखिए चालुक्य राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। यहां से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि जो धारण की थी ये तो उलूक खान ने की थी मेरे भाई ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट बिल्कुल। चलिए
नेक्स्ट नंबर देखते हैं 23 देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? भाई देखिए हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर कौन सा है इनमें से? तो साथ ही निज़ाम उल मुल्क जुनैदी था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो साथी आपको पहले बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में बताना है कि किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट उस समय कौन था? तो आलमगीर सेकंड था, याद रखिएगा आलमगीर सेकंड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था? याद रखिए बाबर को 1530 में पहली बार दफनाया गया था साथी, जो कि आगरा में शहर में दफनाया गया था। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। तो साथी अजमेर के शासन में जो सूबा मुख्यालय बन गया था, किसके शासन में? तो साथी याद रखिए मुगलों के शासन में जो सूबा है ये मुख्यालय बन गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27, वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब की शैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों मेहराब शैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? तो बताइए सत्य, जो स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने लाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 29, मैकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? देखिए लॉर्ड मैकाले ने जो कि अंग्रेजी का शिक्षा में बहुत ही बड़ी भूमिका इसी का था। तो जो मैकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी का जो शिक्षा अधिनियम था ये 1835 में पेश किया गया था। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1835 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो साथ ही याद रखिए असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो साथी रामकृष्ण मिशन। तो चलिए इस सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसने की थी? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए सवाल का राइट ऑप्शन आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 32, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जो साथी भारत का राष्ट्रीय गान था क्या था? जनगण मन है। ये पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गया था ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। सभी को मालूम होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथी जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्त याद रखिए फ्रांस के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखिए जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई ना ये फ्रांस के देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी फ्रांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? बताइए कौन सा अनुच्छेद यह तय करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो साथ ही अनुच्छेद जो आपका 120 है यह तय करता है कि आपका संसद में जो हिंदी या अंग्रेजी में कामकाज होगा या किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ साथी राइट ऑप्शन होने वाला है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विद्या की परिभाषा से संबंधित है? तो साथी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 110 है
ये धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। डी ऑप्शन अनुच्छेद 110 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो कौन ऐसा करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? तो अनुच्छेद 368 ऐसा होता है साथी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। भाम्बवली वजराई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भाम्बवली वजराई जो जलप्रपात है ये साथी याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो साथी जो मुहुरी नदी है ये आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो याद रखिए ये मुहुरी नदी जो आपको त्रिपुरा राज्य में मिलेगी भाई, भारत के। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऐसा कौन सा राज्य जो कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथ ही याद रखिए तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। मृदा रहित कृषि को और क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित जो कृषि है इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स याद रखिए दोस्त, ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। वधावन बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो साथी बताइए वधावन बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? देखिए तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी ये आपका 1951 में आयोजित की गई थी, 1951 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? बताइए जो पवित्र पर्वत है कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो साथी याद रखिए ये चीन देश में स्थित है भाई कैलाश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो चीन देश में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। नीलाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है? आपको शहर बताना है कि ये नीलाचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो साथी याद रखिए गुवाहाटी शहर में स्थित है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो साथी कोई अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? सोचिए एक बार। तो साथी याद रखिए विनिमय को सुगम बनाना होता है। विनिमय को सुगम बनाना, यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46। डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है? तो बताइए साथियों किसकी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है? तो भाई दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणु रोधी है। तो ऐसा एकमात्र कौन धातु है जिसका नाम साथु जो कि जीवाणु रोधी है? तो वो कौन है साथी? याद रखिए कॉपर है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो क्लोरेला जो साथी होता है ये भाई आप याद रखिएगा प्रोटीन पोषक तत्व से भरपूर होता है ये जो क्लोरेला होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 49 क्या दिया है? कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ जो टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण होता है वो कायांतरण कहलाता है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए। डैश किसको कोशिका की ऊर्जा रूप में जाना जाता है? तो साथी किसको कोशिका के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है बता सकते हैं आप लोग? तो एडिनो ट्राई फॉस्फेट को यानी एटीपी को साथी
जो कि एटीपी को कोशिका की क्या जाना जाता है ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यहाँ से सी ऑप्शन एटीपी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या बताइए आप सभी का मतलब कि क्वेश्चन का लेवल से यह आपको कुछ आइडिया लगा कि क्या सवाल इसी तरह आया था? एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, यदि आपने एनालिसिस किया है भाई और जिनका एग्जाम हो चुका है एक बार जरूर साथी बिल्कुल एकदम ईमानदारी से फीडबैक बताइए, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपका एग्जाम कैसा गया, सवाल मिला या नहीं भाई, बिल्कुल आप बताइए, बेहिचक साथियों, बेनिधड़क बताइए। क्योंकि देखिए हम आपके साथ साथियों कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे। तो भाई देखिए जिस तरह से एमटीएस का पिछले वर्षों में पेपर हुआ था बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा रहे हैं साथी। और इस बार भी भाई हम आपको बताइए 25 क्वेश्चन लगभग देखिए 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। तो आज तो भाई कम से कम 17-18 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में बस ध्यान देंगे वो काफ़ी अच्छे से तैयारी करके जाए भाई, क्योंकि हल्के में नहीं लेना है। जीके जीएस हो या आपका इंग्लिश हो, मैथ रीजनिंग यदि आपका बेसिक क्लियर तभी कर पाएंगे, नहीं तो वो भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे देखिए उसी में पास नहीं होकर हो पाएंगे। मुझे मालूम है भाई, मैंने देखा है भाई ने, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन का समाप्त करते हैं साथी, मिलते हैं कल सुबह एक नए मॉडल पेपर के साथ भाई। याद रखिएगा मॉडल पेपर कल सुबह 8 बजे होगा, सुबह 8 बजे जिनका एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में वो ध्यान देंगे। ओके दोस्तों, चैनल पर नहीं दोस्त सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। मिलते साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रही आने वाले शिफ्ट बहुत अच्छा जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।